की एक एंशिएंट लाइन में खुदाई के दौरान 300 से भी ज्यादा ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि एंशिएंट टाइम के लियान किंगडम से रिलेटेड हैं और उसमें हमें एक खास ब्रॉन्ज बुक भी मिली है। और साइंटिस्ट का कहना है कि इन सभी एंशिएंट बुक्स में इमोर्टल पावर से लेकर गॉड बनने तक की सबसे बड़ी मेडिकल फॉर्मेशन टेक्निक भी लिखी हुई है। अगले सीन में हम एक चोर लड़के को देखते हैं जिसका नाम फेंग मिंग था। फेंग मिंग उसी एंशिएंट ब्रॉन्ज बुक की लेबोरेटरी पे अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट एंशिएंट ब्रॉन्ज बुक पे रिसर्च कर रहे थे, पर तभी वहाँ पे सिक्योरिटी डिफेंस अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर वो सभी साइंटिस्ट जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे अब हैवी डिफेंस एक्टिवेट होने वाला था। लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट वहीं पे रुक जाता है जो कि और कोई नहीं वही चोर फेंग मिंग था जो उस एंशिएंट ब्रॉन्ज बुक को चुराने के लिए यहाँ आया था। उसके बाद फेंग मिंग उस बुक के चारों तरफ लगी हुई शील्ड को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करता है, पर तभी उस पे वहाँ के सिक्योरिटी लेजर बीम्स कल रात से मुझे मेरा बचपन इतना याद आ रहा है और गुड्डू, उसकी बेलौसी, उसकी बातें। अटैक कर देते हैं। लेकिन फेंग मिंग उन लेजर बीम से बचते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उस ब्रॉन्ज बुक को हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी जली हुई उंगली से उस एंशिएंट बुक को छूने लगता है, जिसके बाद उस एंशिएंट बुक का एक पूरा स्पिरिचुअल पेज बाहर निकलकर वहाँ फैल जाता है और उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। और तभी फेंग मिंग के पहले जन्म वाली स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी बाहर निकल कर आती है और अपनी स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी देखकर फेंग मिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद फेंग मिंग उस स्पिरिचुअल बॉडी से पूछता है, कौन हो तुम और तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो? जिसपे वो सोल फेंग मिंग को बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे ही आने का वेट कर रहा था, मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी सोल को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करने वाला हूँ। और ये कहकर वो सोल ट्रांसफर प्रोसेस शुरू कर देता है। अगले सीन में हमें एंशिएंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का एक स्नेक बीस्ट से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, पर तभी उसके सामने एक खाई आ जाती है जिसकी वजह से उसे वहीं रुकना पड़ता है। और वो लड़का उस स्नेक बीस्ट से कहता है, बड़े भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम बिना किसी वजह के मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सुनकर वो स्नेक बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस लड़के पे अटैक कर देता है। लेकिन वो लड़का जो कि हमारा हीरो फेंग मिंग ही था, वो वहाँ से साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से वो स्नेक बीस्ट नीचे खाई में जा गिरता है। और ये देखकर फेंग मिंग उस स्नेक बीस्ट को चढ़ाने लगता है, लेकिन तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो खुद भी नीचे उसी खाई में गिरने लगता है। पर गिरते हुए उसने ट्री को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो बच गया था। और ये देखकर वो खुद से ही कहता है, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। और ये कहकर फेंग मिंग वहाँ पे इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक स्पिरिचुअल फ्रूट पे जाती है और वो तुरंत ही एक स्पिरिचुअल फ्रूट को पकड़कर उसे देखने लगता है कि ये किस तरह का फ्रूट है। और ये कहकर फेंग मिंग उस फ्रूट को खा लेता है, पर फेंग मिंग पे उस फ्रूट का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पे मौजूद दूसरे स्पिरिचुअल फ्रूट की तरफ हाथ बढ़ा देता है। पर तभी उसके सर में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और उसी स्पिरिचुअल फ्रूट की वजह से फेंग मिंग के पेट से एक रेड एनर्जी निकलती है। और उसके बाद तो फेंग मिंग को और भी ज्यादा दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फेंग मिंग के चिल्लाने की वजह से उस स्नेक बीस्ट को फेंग मिंग का पता चल जाता है और वो दोबारा फेंग मिंग पे अटैक करने के लिए आ गया था। पर फेंग मिंग ने किसी तरह से खुद को उसके अटैक से बचा लिया था और वो उस स्नेक बीस्ट से छुपने की कोशिश करते हुए खुद से ही कहता है, शायद आज मेरा मरना तय है। पर तभी उसकी नजर एक रस्सी पे पड़ती है, जिसकी मदद से वो फिसलता हुआ नीचे आ गया था। अब यहाँ पे फेंग मिंग को अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से वो इस बार अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक से उस बीस्ट की कमजोरी ढूंढ लेता है और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए लगातार उस बीस्ट के गर्दन पे अटैक करके उसे घायल कर देता है। और फिर वो उस स्नेक बीस्ट को पूंछ को पकड़कर उसे इधर उधर पटकने लगता है और आखिर में वो अपने पावरफुल स्पिरिचुअल पंच से उस स्नेक बीस्ट को मार देता है। अगले सीन में हम फेंग मिंग को एक अलग जगह पे देखते हैं जहाँ वो एक जेड लॉकेट को देखते हुए खुद से ही कहता है, ये लॉकेट उस स्नेक बीस्ट के अंदर से निकला था, मुझे लगता है ये किसी अमीर आदमी का लॉकेट होगा जिसे उस स्नेक बीस्ट ने मार के खा लिया होगा। और तभी फेंग मिंग को एहसास होता है कि पास में ही कोई गुजर रहा है, इसलिए वो उनसे छुपने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जहाँ वो दोनों बहनें वुल्फ बीस्ट पर बैठकर इस जंगल में स्नेक बीस्ट को पकड़ने के लिए आई हुई थी और वो दोनों आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि अगर हमने उस स्नेक बीस्ट के ब्लड को हासिल कर लिया तो हम उसके यिंग लोंग ब्लड से किसी भी जख्मी इंसान को हील कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस स्नेक बीस्ट को पकड़ना होगा ताकि हम अपने ग्रैंड पा को उसे तोहफे में दे पाए। वहीं पत्थर के पीछे से फेंग मिंग भी उन दोनों की बातें सुन रहा था और तभी वो छोटी लड़की उस स्नेक बीस्ट को ढूंढने के लिए अपने रोबोट को बाहर निकालती है और वो उसे आसपास लाइफ को सेंस करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो रोबोट आसपास किसी लाइफ को ढूंढने लगता है और तभी उस रोबोट को फेंग मिंग की
लाइफ एनर्जी दिख जाती है और वो जैसे ही फेंग मिंग की तरफ जाने लगता है तभी फेंग मिंग का जेड लॉकेट उस रोबोट की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो रोबोट वहीं नीचे गिर गया था। ये देखकर वो दोनों लड़कियां परेशान होकर उस रोबोट को चेक करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ फेंग मिंग खुद से ही कहता है, शुक्र है मैं बच गया, वरना वो रोबोट मुझे यहाँ पे ढूंढ लेता। मुझे लगता है ये लॉकेट मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। और तभी फेंग मिंग को अपने सर में दोबारा दर्द होने लगती है और वो अपने सोल कॉन्शियस माइंड में अपनी पावर्स को देखता है और उन पावर्स को देखकर हमें पता चलता है कि फेंग मिंग के पास अलग अलग किस्म की पावर्स है, जिनकी मदद से वो पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकता है। और अपनी पावर्स की वजह से फेंग मिंग को पता चल जाता है कि वो रोबोट डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये पता चलते ही फेंग मिंग जाकर उस बड़ी लड़की को उस ब्लास्ट से बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक झरने के नीचे आ जाते हैं और हमें उनके दरमियान एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। पर तभी फेंग मिंग वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया था। अब ये देखकर वो छोटी लड़की को लगता है कि फेंग मिंग ने ही उस रोबोट को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर फेंग मिंग को मारने के लिए जाती है। पर तभी उसकी बड़ी बहन उसे रोक देती है। अगले सीन में जब फेंग मिंग अपनी आंख खोलता है तो वो अपने आप को अपने रूम में पाता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक ख्वाब था। उसके बाद फेंग मिंग अपने फादर को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है जो कि उसके फादर को अपने बंदों से मरवा रहा था। ये देखकर फेंग मिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके आदमी को मारकर दूर फेंक देता है। और ये देखकर वो मोटा आदमी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फेंग मिंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी इस थोड़ी सी पावर को देखकर डर जाएंगे? हम यहाँ की रॉयल फैमिली से हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये कहकर वो मोटा आदमी अपने स्पिरिचुअल पंच से फेंग मिंग पे अटैक कर देता है। वहीं फेंग मिंग भी सिर्फ अपने नॉर्मल पंच से उस पे अटैक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों पीछे खिसक गए थे। और ये देखकर वो मोटा आदमी एक चाकू लेकर फेंग मिंग को मारने के लिए आता है। वहीं फेंग मिंग भी अपने पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उसे मार देता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है। उसके बाद एक बार फिर से फेंग मिंग उसे मारने के लिए वो पत्थर उठा लेता है। अब ये देखकर उस मोटे आदमी की पैंट गीली हो जाती है, जिसके बाद फेंग मिंग के फादर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और वो फेंग मिंग को बताते हैं कि ये यंग मास्टर जेंग के आदमी हैं और मैं जेंग फैमिली के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं जेंग फैमिली को स्नेक बीस्ट का मीट और मेडिसिन फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर फेंग मिंग के फादर एक बैग आगे कर देते हैं, जिसे वो आदमी पकड़कर वहाँ से फौरन ही भाग गए थे। वहीं फेंग मिंग के फादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और ये देखकर फेंग मिंग अपने फादर को बेड पे जाकर लिटा देता है, जहाँ फेंग मिंग के फादर उसे कहते हैं कि जेंग फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए मैंने अपनी मेडिसिन उनको फ्री में दे दी क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। अपने फादर की ये बात सुनकर फेंग मिंग कहता है, नहीं फादर, मैं उनसे आपकी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेकर रहूंगा। जिस पे फेंग मिंग के फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम अकेले हो और मास्टर जेंग इस सिटी का किंग है, इसलिए हम उससे पंगा नहीं ले सकते। और ये कहकर फेंग मिंग के फादर उसे अपने पास बैठाते हुए उससे कहते हैं, आजकल तो ये भी रूमर चल रहा है कि जेंग फैमिली का यंग मास्टर फायरी सेक्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए अब जेंग फैमिली का स्टेटस पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। और उसके बाद फेंग मिंग के फादर उससे पूछते हैं, फेंग मिंग तुम्हारे साथ माउंटेन पर क्या हुआ था? तुम्हें दो बहुत ही प्यारी लड़कियां खुद यहाँ छोड़ने के लिए आई थी, तुम जानते हो उन दोनों लड़कियों को देखने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था। अपने फादर की ये बात सुनकर फेंग मिंग समझ गया था कि वो कोई सपना नहीं था। और उसके बाद फेंग मिंग के फादर उसे अपनी पॉकेट से एक ड्रायर निकाल कर देते हैं और उस ड्रायर को देखते हुए फेंग मिंग अपने फादर से पूछता है कि ये क्या है, जिसपे फेंग मिंग के फादर उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक आइडेंटिटी कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी लियोजियन सेक्ट के टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और वहाँ पे मार्शल आर्ट्स और कुंग-फू सीखो, जिससे हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता रहेगा। अपने फादर की ये बात सुनकर फेंग मिंग फौरन ही वो टेस्ट देने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम फेंग मिंग को घोड़ा गाड़ी में कुछ लोगों के साथ देखते हैं, जहाँ वो लियोजियन सेक्ट में टेस्ट देने के लिए जा रहा था। तभी फेंग मिंग अपने हाथ में पहने हुए एक पुराने ब्रेसलेट को देखने लगता है। ये देखकर एक लड़का फेंग मिंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, तुम कितनी ज्यादा गरीब हो जो तुमने ये टूटा हुआ ब्रेसलेट पहना हुआ है। उस लड़के की ये बात सुनकर फेंग मिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक रोटी फेंक कर मारते हुए उसे अपनी पावर दिखाने लगता है। और फेंग मिंग की पावर को देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में हम फेंग मिंग और उसके साथ वाले लोगों को वेड वैली में देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग पहले ही आए हुए थे टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और उनमें से जितने भी लोग इस टेस्ट को पास करेंगे उन्हें लियोजियन सेक्ट में प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। और तभी वहाँ पे लियोजियन सेक्ट के मास्टर्स आ जाते हैं और उन मास्टर्स की पावर्स को देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन फेंग मिंग हैरान नहीं होता और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर सेक्ट में जाकर मुझे क्या क्या मिलेगा, और अगर इन लोगों को टेस्ट पास करने पर कुछ देना ही है तो ये सोना चांदी दे देते। और वैसे भी ये जगह मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये मेरे पुराने वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है।
तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके क्या करूंगा। फेंगमिंग ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक लड़की आकर फेंगमिंग से कहती है, क्या तुम इस टेस्ट के लिए एक्साइटेड नहीं हो। इस पे फेंगमिंग कहता है, हाँ थोड़ा सा एक्साइटेड तो हूँ। और उसके बाद वो लड़की इसी तरह फेंगमिंग का दिमाग खाने लगती है। तभी वो मास्टर चिल्लाते हुए सबको चुप रहने के लिए कहते हैं और मास्टर की ये बात सुनकर वो लड़की फेंगमिंग के पीछे छुप गई थी। और तभी उनमें से एक मास्टर